हाँ चलो, सो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कल स्टार्ट किया था। ओके, याद रह गया है? जितना डिस्कस किया उतना समझ में आ गया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स क्या? तीन चीज़ें लिखनी थी अगर डेफिनेशन लिखनी पड़े तो। क्या क्या था? इंक्रीज, बढ़ोतरी होनी चाहिए नेशनल इनकम में और पर कैपिटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यस, तो इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, मतलब ग्रो करना चाहिए, इंक्रीज इन दिस ऑल दिस थ्री, वही है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन हमने देखा था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। डिफरेंट है, जैसे कि क्वांटिटी बेस कौन सा है? प्रोग्रेस। और क्वालिटेटिव बेस होता है डेवलपमेंट। पहले क्या होता है? डेवलपमेंट, उसके बाद होता है प्रोग्रेस। ओके, और से डेवलप्ड कंट्री है, उसकी नेशनल इनकम बढ़ेगी तो उसे क्या बोलेंगे? डेवलप्ड कंट्री, उसकी नेशनल इनकम बढ़ी तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेस या डेवलपमेंट? प्रोग्रेस बोलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। डेवलप्ड होने के बाद बढ़ रहा है तो प्रोग्रेस। और डेवलपिंग कंट्री है जस्ट लाइक इंडिया, उसकी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपिंग कंट्री है, उसकी बढ़ रही है तो डेवलपमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट लेवल पे है। अंडरस्टूड? ये सारी बातें हमने देखी थी। देन वी हैव सीन दैट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया ऑल्सो। ओके, और पर कैपिटल इनकम कैसे ढूंढते हैं वो भी हमने देखा था। नेशनल इनकम, रेशियो ऑफ द नेशनल इनकम टू दी टोटल पॉपुलेशन, वही है हमारा क्या? पर कैपिटल इनकम। फिर इंडिया की नेशनल इनकम कंपेयर की थी हमने 2011, 12 एंड से 14, 15 की। 15, 16 की थी? 15, 16, यस, 4 इयर्स का गैप था। यस, सो 15, 16, तो वो सब चीज़ें हमने देखी थी। ये ऑलरेडी तुमने जो आंसर दिया वही सब है। ओके, नेशनल इनकम, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, तुमने आंसर दे दिया। हाँ, ये सारा जैसे हमने एक इक्वेशन लिया था, ये तो हमने डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू दी डेवलपमेंट प्रोसेस हमने बताया, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में चेंजेस प्लेस हो उसके रिस्पेक्ट में भी हमने देखा था क्या कि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कैसे? सीड, सपोज हमने एग्जांपल लिया था सीड का, तो सीड की क्वालिटी चेंज कर दी एंड देन ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो हमने क्या बोला कि क्वालिटी पे काम किया है, दैट मीन्स डेवलपमेंट। लेकिन लैंड एरिया बढ़ा दिया और फिर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो हमने उसको क्या बोला? प्रोग्रेस बोला। अंडरस्टूड? क्योंकि सिर्फ हमने क्वांटिटी पे ही काम किया है, क्वालिटी पे काम नहीं किया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, देखो इसमें ये टॉपिक में ऑन द बेसिस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी, उसमें हमें क्या बात करनी है? रिसर्च के बेस पे जो है वो तो रिसर्च हो रहा है और उसके बेस पे डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो रही है। फिर उसमें एग्जाम्पल दे दो, बात खत्म, वो टॉपिक खत्म हो गया। ओके, on the other side increase in the agriculture production because of the increase in the agriculture land वाला। then relation to the developed and developing nation, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा वो इंडिया और से अमेरिका का, like that। then features of developing economy, कि developing economy है और से इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है, वो चीज़ें अगर हमें डिसाइड करनी हो, हमें पॉइंट आउट करने हो, तो हमने देखा था 8 to 9 पॉइंट्स है, उसमें से 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। ओके, सो पहला तो हमने डिस्कस कर लिया था कि लेस पर कैपिटल इनकम होती है। ओके, डेवलपिंग नेशन की पर कैपिटल इनकम कम होती है, लेस होती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी डेफिनेशन है, रेशियो है, तो उसमें जो इंक्रीज इन नेशनल इनकम है वो कम हो रहा है और जो पॉपुलेशन रेट है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हमने परसेंटेज भी देखा था 2% एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो वो आगे देखा था, ये रहा, यहाँ लिखा है ना पॉपुलेशन ग्रोथ में वो लिखा है। सो और नेक्स्ट ही है उसके बाद ही क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, मतलब जो हमारा पूरा पर कैपिटल इनकम का जो डेफिनेशन है, जो रेशियो, जो फॉर्मूला है, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ तो नीचे आएगा, टोटल पॉपुलेशन तो वो बढ़ेगा, तो वो हमारा पर कैपिटल इनकम कम ही रहेगा। ओके, सो उसकी बात की थी। अब नेक्स्ट हमें बात करनी है डिपेंडिंग ऑन दी एग्रीकल्चर। तो ये पॉइंट को यहाँ नीचे ही ले लेते हैं, क्या होगा?
ओके, तो ये हमने देखा था व्यू रीडर, हाँ ओके। सो से कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और थर्ड फीचर क्या है, डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, कि भाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर मतलब क्या है कि डेवलपिंग कंट्री जो होती है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंडिंग होती है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर ही डिपेंड मेजरली, मतलब जैसे हम बात करते हैं आगे जाके, हम आज बात करेंगे क्या, 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और से इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और से सर्विस सेक्टर। तो उसमें प्राइमरी सेक्टर जो है वो है एग्रीकल्चर। पुराने जमाने में देखो सबसे ज्यादा क्या था, एग्रीकल्चर ही था। तो आज भी अगर पुराने जमाने जैसा ही है, सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही कर रहे हैं, देन वी आर हैविंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ओके, समझ में आया? देखो मतलब अब दी इंटरेस्टिंग फैक्ट, एग्रीकल्चर में ज्यादा हो तो हम बोलते हैं क्या कि वो डेवलपिंग में है, और अगर सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे कि वो डेवलप्ड है नेशन। बट एक्चुअल में कोई भी इंडस्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री, ओके, और सर्विस सेक्टर ले लो जो थर्ड है हमारा, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकंड वाला, उसमें भी काम करने के लिए जो चीज चाहिए, सपोज इंडस्ट्री है, कोई भी चीज की इंडस्ट्री ले आओ तुम, जो उसका रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्स है, वो कहां से आएगा, दैट विल कम फ्रॉम द नेचर, और नेचर से जुड़ा हुआ कौन सा है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से जो जुड़ा हुआ है वहां पे ज्यादा अगर लोग हैं तो वहां पे पैसे कम है, लेकिन ओके वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती है, वो बहुत ज्यादा डिपेंडिंग होती है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो वही पॉइंट देखना है। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज एग्रीकल्चर। तो भाई मेन ऑक्यूपेशन, जितने भी लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन ही क्या है, खेती, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। मेन, हाँ मेन, पार्ट टाइम नहीं, मेन। और पार्ट टाइम के लिए कुछ और कर दिया, सीजनल, लेकिन मेन क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल। मतलब अगर इंडिया की बात करें तो अभी भी 60% है, पहले तो बहुत ज्यादा था, ओके 85%, 90% वी वेर डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर, बट नाउ ऑल्सो वी आर 60% डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर, ओके। लेकिन ये वैसे कंपेयर करो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड वाला, तो उस हिसाब से सही नहीं है। उस हिसाब से जितना एग्रीकल्चर पे हमारा कम डिपेंडेंस हो उतना अच्छा है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज हार्वेस्ट हुआ ही नहीं, अच्छा हार्वेस्ट नहीं हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया एंड ऑल, तो भी हमें फर्क पड़ रहा नहीं है। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट दैट मच डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर। इन विच सेंस, इन इकोनॉमिक सेंस, मतलब पैसे हमारे पास फिर भी आ जाएंगे अगर हमारे क्रॉप फेलियर हो गए तो भी। लेकिन ऐसा तो हमारे लिए तो अभी नहीं है, दूसरी कंट्रीज के लिए वैसा है। कैसा कि उनकी कंट्री में क्रॉप फेलियर, जैसे यूएसए ले लो, तो क्रॉप फेलियर हो गया, ओके क्रॉप फेलियर हो गया, पूरी सीजन में कुछ अच्छा खासा हुआ ही नहीं, फिर भी उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैसे ही इतने ज्यादा है कि भाई वीट नहीं हुए, क्रॉप फेलियर हो गया, भाई रशिया से वीट ले लो, भाई इंडिया से वीट ले लो, पैसे तो है ना ज्यादा, इतने डेवलप्ड हो गए, उतनी सर्विस। अब पैसे कहाँ से आएंगे? वो सर्विस जो बेचते हैं हमें ही, जैसे कि आईफोन, तो भाई सबसे ज्यादा इंडियन ही यूज करते हैं। कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। तो सबसे ज्यादा पैसे जाता कहाँ है? वहाँ पर। कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, ओके कोल्ड ड्रिंक्स सबसे ज्यादा इंडियन कंज्यूम करते हैं। कंपनी कहाँ की है? अमेरिका, ओके। तो मेजरली पार्ट जो होता है, मेजरली पार्ट मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वहां चला गया, क्योंकि यहाँ जो कोका कोला कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोग को सैलरी एंड ऑल, हमारे लोगों को भी यहाँ जो काम कर रहे हैं इंडियन ही कर रहे हैं, तो उनको भी सैलरी मिलता है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पार्ट जाता है कहाँ पर? जो ओनर ऑफ द कंपनी, जैसे कि टाटा हमारी इंडियन कंपनी है, अगर टाटा चाइना में जाके सर्विस करेंगे, श्रीलंका जाके, पाकिस्तान जाके, यूरोप में जाके, अमेरिका जाके अगर टाटा सर्विस करेंगे, सर्विस देंगे, तो हमें फायदा होगा। क्यों? क्योंकि वहां के लोग हमारी चीज ले रहे हैं, हमारी चीज के ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है उनकी। समझ में आ रहा है? ओके। तो वैसे ही
एग्रीकल्चर, जो डेवलपिंग नेशन है उनका मेन ऑक्यूपेशन ही क्या है लोगों का, एग्रीकल्चर। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, मोर देन, देखो 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द एम्प्लॉयमेंट। पूछा जा सकता है कितने परसेंट, एमसीक्यू और डायरेक्टली 1 मार्क में, तो कितना परसेंट, 60%। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ दीज नेशंस इज अबाउट 26%। देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है, ये तो डिपेंडेंसी थी कि इतने लोग, पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है, किसमें, एग्रीकल्चर में, 60% लोग। अब क्या बोल रहे हैं, जो नेशनल इनकम है, जितनी भी नेशनल इनकम हो, उसका 26% आता कहां से है, एग्रीकल्चर से। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ दिस नेशन इज अबाउट 20%, मतलब तुम 1/4 ले सकते हो। तो पूरी कंट्री की जो नेशनल इनकम है 1/4 कहां से आ रही है, एग्रीकल्चर से आ रही है। तो ये साइंस है किसकी, डेवलपिंग, ये फीचर्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये साइंस है किसकी, डेवलपिंग कंट्री की। अगर हम बोले कि भाई वी आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग नेशन। अगर हम बोले कि हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें से 30%, 25% आ रहा है एग्रीकल्चर से, दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग नेशन। अंडरस्टूड? तो ये थर्ड था, समझ में आ गया। ओके, फोर्थ, नेक्स्ट, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। तो क्या होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम? ये होता ही है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। तो जैसे कि हमारी कंट्री में भी वैसा ही है, क्या, जैसे कि रिलायंस ले, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, ओके, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी सैलरी कितनी ज़्यादा होगी, ओके, और बाकी लोगों की सैलरी, जनरल, मतलब ऐसा समझो रिच, अल्ट्रा रिच, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और सिर्फ लोअर क्लास, उनकी सैलरी के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसीलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सीन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब इसमें तो सिर्फ बोल ही दिया है कि भाई ये दिखाई देता है डेवलपिंग कंट्रीज में। दिस इनइक्वालिटी इज सीन इन सिटीज एज वेल एज इन विलेजेस। दोनों जगह पे दिखाई देता है, गांव में भी और शहर में भी। जैसे कि एक सोसाइटी है, समझो ये सोसाइटी है, अब इस सोसाइटी में कोई ऐसा भी होगा जिसकी सैलरी पूरे मंथ की सैलरी उसकी होगी से 5,000 रुपीज, ओके। वैसा कोई घर तो होगा जिसके पूरे, मतलब वो पूरे घर की, मतलब फैमिली इनकम कितनी होगी से 5,000 रुपीज पर मंथ। और ऐसा भी होगा जिसमें पूरे मंथ की फैमिली की इनकम से मे बी 1 करोड़ रुपीज पर मंथ होगा, हमें नहीं पता, लेकिन कोई तो होगा। अरे 1 करोड़ नहीं पकड़ लो, 1 लाख तो पकड़ो, वो तो होगा। कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई तो उनकी सैलरी तो ज़्यादा होगी बिजनेसमैन, और उसकी थोड़ी नॉर्मल ऐसे 5-10,000 होगी, ओके। अगर एक अच्छा केस ले तो समझ में आ रहा है। तो कितने होंगे, तो ये पार्शियलिटी तो हमें देखने को मिलती ही है, सब जगह मिलती है। देन 20% रिच पीपल, जैसे गांव होता है तो गांव में भी ये होता ही है कि भाई एक गांव है तो गांव में भी पर्टिकुलर 2-3 घर बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। क्यों, भाई ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, नहीं पूरा गांव ऐसे बात करता है, ये लोग तो बहुत पैसे वाले हैं, उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है जस्ट बिकॉज दे आर वेल्दी, इसलिए उनको रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि वेल्दी है तो चैरिटी भी कर रहे होंगे, कुछ फंक्शंस है तो उनकी चैरिटी ज़्यादा होगी। गणेशोत्सव का तुम चंदा मांगने चले गए, नवरात्रि फेस्टिवल्स के लिए कुछ लेने चले गए, या फिर सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट करना है, तो सबसे ज़्यादा इनपुट तुम कहाँ से एक्सपेक्ट करोगे, जो बहुत ज़्यादा वेल्दी है वहाँ से, तो उनको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलती है। तो गांव में भी ऐसा होता है, शहर में भी वैसा होता है, ओके, सिटी में भी वैसा होता है। देन 20% ऑफ द रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% ऑफ द नेशनल इनकम। मतलब कि जो 20% रिच पीपल है, उसमें रिच पीपल में भी जो 20% रिच पीपल है, वो जो नेशनल इनकम है, टोटल नेशनल इनकम, उनमें उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 40%। सोचो, मतलब टाटा, बिरला, अंबानी, आदित्य बिरला, ये वो, विप्रो, टीसीएस, ये सब कुछ उनकी है, सब मतलब सब्सिडरी है सब।
लेकिन जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज है, उनके जो ओनर्स हैं, उनके जो बिजनेस है, ओके, तो वो अल्ट्रा रिच में ही आते हैं, वो 20% रिच में आएंगे। हमारे एक्टर्स ले लो, सेलिब्रिटीज ले लो, सिर्फ बिजनेस में नहीं, क्यों एक्टर सेलिब्रिटीज लो, एक एक मूवीज के कितने कितने करोड़ रुपीज चार्ज करते हैं, ओके। तो क्रिकेटर्स देखो, एक एक मैच के उनको कितने कितने लैक्स ऑफ रुपीज मिलते हैं एक मैच के, पर मैच, ओके। स्पोर्ट्स में भी इतना पैसा, तो देखो वहाँ पहुँचना टफ है, फिर वहाँ पहुँच गए उसके बाद तो ऐसे बरसता है पैसा, ओके। मतलब जैसे तुम्हें इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना है तो वो जर्नी तुम्हें टफ लगेगी, लेकिन अगर पहुँच गए और ऐसे तुमने परफॉर्मेंस दे दिया कि भाई हर मैच में तुम्हें तो लेंगे ही, और ऐसा नहीं है कि तुम 11 में खेलो तो 15 की टीम में हो जाओ ना तुम सिलेक्शन, कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, 11 वो खेल रहे हैं, ओके, और तुम 15 12th मैन हो और से तुम 15 के उसमें हो तो भी तुम्हें मिलेगी, बैठे बैठे ही पैसे मिलेंगे, बैठे बैठे तुमने मैच नहीं खेली फिर भी 15 में सिलेक्शन तो हो गया ना तुम्हारा, लाइक दैट, ओके। ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन 15 में सिलेक्ट होने के लिए भी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ पर, रणजी में परफॉर्मेंस दे दिया, रेलवेज हो गई उसमें परफॉर्मेंस दिया, IPL हो गई उसमें परफॉर्मेंस दिया, काउंटी क्रिकेट जो बोलते हैं, ओके, वहाँ परफॉर्मेंस, कितनी जगह परफॉर्मेंस दोगे तब जाके वहाँ पे पहुँचते, सभी जगह पे देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि कितना अच्छा है। अभी थॉट पैसे की बात की तो तुम्हें लग रहा होगा कितना अच्छा है बैठे बैठे इतने पैसे एंड ऑल, कैसी लाइफ है, बट एक बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है। क्या था पता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, मुझे बहुत टाइम तक याद थी, अभी रफली याद है कि एक बार क्या होता है कि एक वॉट एवर कोई भी ले लो, पैरोट, एक पैरोट होता है, तो ऊपर बैठा हुआ होता है डाली पे, कुछ नहीं कर रहा होता है, सुबह होती है ऐसे ही बस देखता रहता है पूरी जगह पे, ये वो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं, ओके। तो एक डियर देखता है इसको, यार इसको कितना अच्छा है, हमें कितना ढूंढ ढूंढ के खाना लेने जाना होता है, कितना कुछ करना, कितनी मेहनत करनी होती है, ये देखो पेड़ पे आराम से बैठा है, कुछ खाना होगा तो ऐसे फ्रूट खा लिया, ये कितना आराम से बैठा हुआ है, लाइक दैट। बोलता है कि मुझे भी इसकी जैसी लाइफ चाहिए। तो नेक्स्ट डे डियर क्या करता है, भाई आप भी आज से हम भी बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मिल जाएगा, मिलना ही होगा, मिल जाएगा। तो वो ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठा रहा, शेर आया और उसको खा गया तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी पता है, कि अगर बैठे 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 ही रहना है, बैठे बैठे सारे ऐशो आराम करने हैं, उसके लिए टॉप पे होना ज़रूरी है, वो इतना ऊपर है पैरोट के दूसरे कोई एनिमल आकर उसे खा नहीं सकते, या कुछ छेड़ नहीं सकते, या मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें भी बैठे बैठे बहुत कुछ करना है, मतलब बैठे ही रहना है और कुछ नहीं करना है, उसके लिए टॉप पे होना ज़रूरी है। और देखना तुम वैसे एग्जाम्पल दो तो टॉप पे पहुंचने के बाद मेहनत करते हैं लोग, लेकिन कम मेहनत में भी तुम्हें अर्निंग्स मिलती रहती है। तो सोचो कि रिलायंस में कोई बंदा जॉब कर रहा है जिसकी 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी है, कितनी 50,000 रुपीज़ पर मंथ, वो 8 आवर और 12 आवर ड्यूटी करता है हर दिन वो कंपनी में, तब जाके उसको उतना मिलता है। तो क्या लगता है, उसने जितनी मेहनत की पूरे मंथ, क्या उतनी मेहनत मुकेश अंबानी कर रहा होगा? ऑब्वियसली नॉट, ओके। क्या उतनी मेहनत उसका ही मैनेजर कर रहा होगा जो उससे और उसकी ऑफिस में जिसको उसको रिपोर्ट करना होता है, वो मैनेजर क्या उतनी मेहनत कर रहा होगा जितना वो कर रहा है? नहीं, लेकिन मैनेजर का सैलरी उससे डबल या ट्रिपल होगा पर मंथ का, लेकिन मेहनत वो कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे वो मैनेजर पहले से ही मैनेजर नहीं होता ना, उसने भी काम किया था कितने साल, तब जाके मैनेजर बना। तो वैसे ही लोअर लेवल पे काम करके तुम जब अपर लेवल पे आ जाओगे, देन यू कैन रिलैक्स एंड इनकम आती रहेगी और तुम्हें थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग से हम सोचे कि नहीं बस हो गया बहुत कुछ, अब नहीं होगा। समझ में आया? ओके। सो
20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% ऑफ द नेशनल इनकम, एंड जो पुअरेस्ट 20% है, 20% रिच की तो बात कर दी, लेकिन जो पुअरेस्ट 20% है, ओके, मतलब गरीब लोगों में 20% नहीं, मतलब ऐसा समझो कि 100% पीपल है, 150 करोड़ है, ऐसा समझो, टोटल हम 150 करोड़ है, उसमें से ऐसा मान लो कि जो 50 करोड़ पीपल है, 50 करोड़ वो रिच पीपल है, इतने ज़्यादा तो है नहीं, 10 करोड़ भी नहीं होंगे, 10 करोड़ मान लो, चलो 10 करोड़, 150 में से 10 करोड़ लोग कितने हैं, रिच है, एंड से 90 करोड़ मिडिल क्लास में, और बाकी के 50 करोड़ पुअर है, जस्ट रफ, ओके। तो वो जो 10 करोड़ है रिच, वो नेशनल इनकम में 40% दे रहे हैं, 10 करोड़ मतलब 20%, उनका भी 20% गिन रहे हैं हम, वो कितना दे रहे हैं, वो रिच पीपल में से जो 20% लोग हैं वो कितना दे रहे हैं, 40% नेशनल इनकम का, और जो पुअर है, मतलब जो लास्ट की कैटेगरी, पुअर दैट डज नॉट मीन बेगर, लेकिन ये टोटल में जो पुअर है, ओके, वो लोग कितना दे रहे हैं, ओनली 10% ऑफ द नेशनल इनकम। समझ में आया? जैसे 10%, जैसे कि अभी इनकम टैक्स और वो फील करते हैं हम, सो जैसे कि किसी के पेरेंट्स की और किसी की सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, और सिर्फ 20,000 रुपीज़, तो भी कितना हुआ, साल का 2.4 लाख पूरे साल का, तो उसको कोई टैक्स पे करना नहीं है, इनकम टैक्स पे करना नहीं है, जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स उसे पे नहीं करना है, तो फिर वो नेशनल इनकम में कैसे अपना सहयोग दे रहा है। हाँ, कोई चीज़ अगर परचेज करे वो, ओके, तो उस पर बिल आता है, तो बिल में जीएसटी कट जाता है, होटल में जाएगा खाना खाएगा वहाँ जीएसटी कट जाएगा, तो ऐसे कितना पूरे महीने का कितना जीएसटी कटता होगा, से 1,000 रुपीज़ सारा मिला के, जो परचेज कर रहा है सारा मिला के 1,000 2,000 रुपीज़, तो दैट पर्सन इज कंट्रीब्यूटिंग 1,000 to 2,000 रुपीज़ पर मंथ। इनकम टैक्स वो दे नहीं रहा है, अगर इनकम टैक्स दे रहा है, मतलब उसका सैलरी 20,000 नहीं है, उसका सैलरी 50,000 पर मंथ है, मतलब उसकी ईयरली सैलरी हो गई 6 लाख रुपीज़। तो ये जो 6 लाख रुपीज़ हुई, उसको इनकम टैक्स तो पे करना ही है, क्योंकि वो रेंज के बाहर चला गया है, तो अब तुम इनकम टैक्स पे करो, जितना भी हो, 5,000 10,000 20,000 जितना भी हो, उतना इनकम टैक्स वो बंदे को पे करना है। उसके बाद भी अगर वो जो खर्चा कर रहा है, वो खर्चे पे तो जीएसटी तो सबको ही देना है। समझ में आ रहा है? सबको देना है, मतलब वो तो हमारी नीड है ना भाई, हम होटल में खाना जा रहा है तो हमें जीएसटी पे करना है, घर पे बना के खाओ तो कहाँ जीएसटी देना है, सब्जी है और सब्जी तुम मॉल में से सब्जी ला रहे हो तो वहाँ पे जीएसटी कटेगा, यहाँ से ऐसे ही थैले पे से सब्जी उठा के ले आओ तो वो हमसे लेते हैं क्या जीएसटी? नहीं लेते, लाइक दैट। सो जितना हम अपर लेवल पे जाएंगे उतनी सर्विसेज हमें ज़्यादा मिलेगी, सर्विसेज तो मिलेगी बट पैसे भी वैसे ही हमें देने पड़ेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है, सही बात है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ पे टैक्स कितना है पता है? 35% टैक्स, 40% टैक्स, मतलब कि अगर तुम 1 लाख रुपीज़ ईयर का अर्न कर रहे हो तो उसमें से 40,000 रुपीज़ तो तुम्हें गवर्नमेंट को ही दे देंगे। इंडिया में अभी टैक्स स्लैब अभी पता नहीं एग्जैक्टली कितना है, बट ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 30% है, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 30% है, ओके, और 20% वहाँ पे इतना एवरेज चलता है, 35, 40, 45, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो ज़्यादा टैक्स पे करो, लाइक सो समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आए तुम्हें कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें तो लिख देना है कि भाई जो 20% रिच पीपल है वो टोटल इनकम, नेशनल इनकम का 40% पे कर रहे हैं, और जो 20% पुअरेस्ट पीपल है वो 10% पे कर रहे हैं। देखो एक जगह पे डबल हो जा रहा है, 20 का 40, और वहाँ पे आधा हो जा रहा है, 20 का 10, वैसे याद रख लो। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज सीन इन द हैंड ऑफ रिच पीपल इन डेवलपिंग इकोनॉमी। जो डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग कंट्री है, वहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन मतलब सब जगह इकट्ठा हो जाना, तो इकट्ठा किसके पास हो जाती है? जो रिच पीपल है उसके पास ही ये सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। कहां पर? डेवलपिंग कंट्रीज में। और डेवलप्ड कंट्रीज में भाई
किसी एक के पास बहुत ज़्यादा या पर्टिकुलर लोगों के पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता, सबको ही बेनिफिट मिलता रहता है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, क्या कर रहे हो हिमांशु तुम? कौन सा चैप्टर? वो हो गए स्टार्टिंग वाले 1 2 सब 3। हाँ, नेक्स्ट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार, जॉब नहीं मिल रही है या तो पढ़े लिखे ही नहीं है। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। उसकी वजह से भी ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, फीचर्स ऑफ से डेवलपिंग कंट्रीज और नेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, कि वहाँ पे बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जैसे इंडिया में देखो कितनी है, अभी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। मतलब इतने सारे इंजीनियर है, इतने सारे मास्टर ग्रेजुएट है, इतने सारे पीएचडी होल्डर्स है, इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं, फिर भी उनको उनकी कैलिबर के अकॉर्डिंगली जॉब, पहले तो जॉब नहीं मिलती, और जॉब मिलती है तो उतनी सैलरी की नहीं मिलती। समझ में आया? तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अनएम्प्लॉयमेंट में बी काउंटेड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये है, इन दिस कंट्रीज रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3% ऑफ द टोटल लेबर। जितना भी टोटल लेबर है उसमें से 3% ज्यादा होता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3% ऑफ द टोटल लेबर। तो जितने लोग हैं उसमें 3% से ज्यादा लोगों को तो जॉब ही नहीं मिलती। 3% से ज्यादा लोगों को तो जॉब ही नहीं मिलती। नंबर याद रखना, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ओके, इन दिस कंट्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बी सीन। भाई इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा सकती है। कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा सकती है? एक तो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सीजन हो तो एम्प्लॉयड है और सीजन चली जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी गई। जैसे कि मैं पतंग बेच रहा हूँ, तो भाई पतंग कब बेचेंगे? संक्रांति के टाइम पे। ओके, मकर संक्रांति, तो 10 डेज 15 डेज बाद खत्म हो गया, उसको पूरे साल थोड़ी ऐसे करेंगे। तो कोई संक्रांति पे पतंगे बेच रहा है, कोई दिवाली पे पटाखे बेच रहा है, कोई होली पे कलर बेच रहा है। ओके, कोई शादी के जो मैरिज सीजन होते हैं मुहूर्त के अकॉर्डिंगली, तब वो सपोज कुछ रेंट पे कपड़े दे रहा है, कुछ ना कुछ जो सीजनल है, मतलब थ्रू आउट द ईयर। जैसे जॉब कैसा है भाई, रोज जाना है और हर महीने तुम्हें सैलरी मिलेगी, लाइक दैट। समझ में? एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर सीजनल तो है लेकिन थ्रू आउट द ईयर है। मतलब सपोज तुम शुगर केन, एक बार शुगर केन तो थ्रू आउट द ईयर हम लेते हैं, लेकिन सपोज राइस लिया तुमने, तो राइस लिया तो वो मानसून के टाइम पे खरीफ क्रॉप है तो तुमने ले लिया। अब जब उसको हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद तुम कुछ दूसरा ले सकते हो उसमें। ओके, तो सीजनल एक मिल गया लेकिन दूसरे सीजन में तुम दूसरा भी ग्रो कर सकते हो, उसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। मतलब ऐसे ही जैसे मैंने बताया, कोई पटाखे बेच रहा है तो पूरे साल थोड़ी पटाखे बेचेगा। कोई संक्रांति पे पतंग बेच रहा है, ओके, थ्रेड बेच रहा है, वो डोरी, और से होली पे कलर बेच रहा है। कोई भी फेस्टिवल सीजन हो या कोई भी, जैसे कि समर में कोई आइसक्रीम बेच रहा है, गोला बेच रहा है और कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है। ओके, कुछ भी समर में ही ज़्यादा करेंगे। अभी ठंडा ठंडा एटमॉस्फेयर हो तब कोई ज़्यादा कुछ मिलेगा उसको, देखना। अभी जैसे कि अभी जितने भी आइसक्रीम पार्लर्स और वो है अब सब ठप हो गए, और इससे पहले 2-3 महीने कैसा था समर के टाइम पे, सब ऐसे झुंड वहाँ गिरा हुआ है। ओके, सब लोग खाना जा रहे हैं आइस गोला और ये डिश और वो डिश। क्यों? क्योंकि समर में लोग वो खाते हैं इसलिए। समझ में आया? तो वो सीजनल है, सीजन गई मतलब अनएम्प्लॉयड हो गए वो लोग। उनके अब क्या करेंगे? मतलब जब सीजन थी तब तो ऐसे जम के पैसा छाप दिया, अब वही जो पैसा छापा है उसी का यूज करो और चलाओ पूरे साल, लाइक दैट। समझ में आया? तो एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, ध्यान से समझना। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं पे जरूरत है नहीं फिर भी लोग हैं। ओके, जैसे कि मेरा खेत है, मेरे खेत में खेत जोतने के लिए मुझे चाहिए 6 लोग। अगर 6 पीपल है, 6 लेबर है, उनसे मैं काम करवा लूँगा और मेरा फार्मिंग का एक्टिविटी मैं कर लूँगा।
लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन ओके मैंने रखे हुए हैं 10 लोग। कितने? 10 लोग। अब मैंने सोचा कि 10 लोग हैं, काम जो हो रहा है वो हो रहा है, फिर 10 लोगों से काम हो रहा है पूरा। अब मैंने सोचा कि यार ज़्यादा ही है, थोड़ा कम कर देते हैं। तो मैंने 2 लोगों को ना बोल दिया कि भाई तुम लोग जाओ, चलेगा। ओके, अब जितना काम वो 10 लोग कर रहे थे, वो 8 लोग जो बचे हैं वो भी उतना ही काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, आउटपुट भी सेम, पैसे भी सेम अर्न हो रहे हैं। मतलब जो वो 2 लोग थे वो एक्स्ट्रा ही थे, वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, वो उनको निकाल दिया, फिर भी मेरा आउटपुट तो मिल ही रहा है मुझे। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, इसे ही बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि कोई जॉब है, ओके, कोई जॉब है और जॉब में एक छोटी सी कंपनी है, स्टार्टअप है सपोज, उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग। अब वो जो ओनर है उसने सोचा कि ये जो 20 लोग जो कर रहे हैं उतना काम तो 15 लोग भी कर सकते हैं। मैंने 5 लोगों को तो एक्स्ट्रा ही सैलरी दे रहा हूँ, 5 बंदे हैं वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, ये वो एक्स्ट्रा ही सैलरी दे रहा हूँ उनको मैं, तो 5 को निकाल देते हैं हम। जो भी 20 में से जो उसकी रैंकिंग आएगी कि ये 5 लोग, मतलब उसकी रैंकिंग होती है ना, कंपनी में भी रैंकिंग होती है कि ये लोग कितना काम कर रहे हैं। तो सपोज 20 रैंकिंग हो गई कि भाई ये सबसे ज़्यादा ये काम कर रहे हैं, फिर ये लास्ट 5 जो होंगे कि भाई ये लोग काम उतना खास नहीं कर रहे हैं, वो 5 को निकाल दिया। अब 15 लोग ही है, 15 लोगों को भी काम तो वही करना है जो पहले 20 लोग करते थे। ओके, तो वो जो 5 निकाल दिए ना उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जरूरत है 15 की लेकिन 20 रखे हुए हैं। होगा क्या? सैलरी देखो, होगा क्या, जो ओनर जितनी सैलरी देने वाला है उतनी ही देगा। ओनर अगर सपोज 10,000 सबकी पकड़ लो तो 15 लोगों की कितनी हो गई? 1,50,000 हो गई। तो वो 1,50,000 ही सैलरी में देगा, लेकिन अब लोग कितने हैं? 20। तो 20 लोगों के अंदर 1,50,000 देगा। तो अब सबके पास 10,000 आएंगे क्या? नहीं आएंगे, 10,000 से कम आएंगे। समझ में आ गया? पक्का? तो अब 10,000 से कम आएंगे, तो अब सोचना पड़ेगा तो कि भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो अगर लोगों को निकाल दिया तो उतनी सैलरी बच तो गई, लेकिन साथ साथ में अब वो बची उसका क्या करे? तो भाई कुछ नया करो, या फिर जो है उनकी सैलरी बढ़ा दो और बोलो कि काम तो करना पड़ेगा। लाइक दैट। समझ में आया? इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। श्योर? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? कि भाई इंडस्ट्री में बहुत ऐसी चीजें होती है कि नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, उससे होता क्या है कि कई लेबर्स और कई वर्कर्स की जॉब चली जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि ऑटोमेशन आ गया, जैसे अभी हमने कोका कोला की बात की थी, तो कोई एक बंदे का काम है कि जो बॉटल है उसको अच्छी तरह से चेक करना कि कहीं से वो डैमेज नहीं है, और फिर उसको रख देना। देन अगर बॉटल भर के आ गई तो उसको कैप लगा देना। ओके, फिर कैप भी लग गया तो उसको सारे उठा उठा के यहाँ रख देना, एक जगह पे स्टोर करना। अब सबके लिए रोबोट आ गए। ओके, तो वो चेक भी ऑटोमेटिकली, अंदर हवा जाती है, ऐसे अंदर एयर पंप होता है, डैमेज नहीं है, सब कुछ चेक हो गया, अंदर भर गया, कैप ऊपर से ऐसे ऑटोमेटिकली लग गया, उसको किसी को लगाना भी नहीं है, आएगा और डायरेक्टली। तो जो काम सपोज ये एक काम के लिए एक काम के लिए 3 लोग काम कर रहे थे, अब पूरा का पूरा रोबोट बिठा दिया और सपोज 3 लोगों का काम एक ही बंदा कर रहा है, बाकी सब मशीन, ऑटोमेटेड, रोबोटिक ऑटोमेशन। ओके, तो 3 बंदे का काम, अब 3 बंदे नहीं है, अब एक ही बंदा है। ओके, सिर्फ उठा के वहां रखना है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ वहां तक का ऑटोमेशन हो जा रहा है। तो इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब 2 लोगों को वो बोलेगा तो भाई तुम लोग जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, तो 2 लोगों की जॉब चली गई। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इसलिए। देखो टेक्नोलॉजी डिसएडवांटेजियस है, टेक्नोलॉजी आई तो जितने लोग काम कर रहे थे उससे, जैसे कि पहले कैसे हम खेत जोतते थे हल से, कितने लेबर चाहिए होते थे, वो जो फार्मर है पूरे दिन ऐसे ऐसे बैल के साथ पूरा घूमता है। अब ट्रैक्टर आ गया। ओके, तो पहले ऐसे घूमने घूमने में थक जाते थे ये, अब
ट्रैक्टर पे बैठ जाना है, घुमा दिया, हो गया भाई। समझ में आया? तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, उससे हमारा काम आसान हुआ है, लेकिन एट दी एंड इतना काम आसान हो जाएगा कि भी सब कुछ मशीन ही करेगा, लोगों की जरूरत ही नहीं होगी। वो चैप्टर नहीं पढ़ा था इंग्लिश में 9th में, द फन दे हैड, जिसमें फ्यूचर की स्कूल दिखाई गई थी कि भाई, हाँ फर्स्ट ही चैप्टर था, ओके, कि रोबोट ही पढ़ा रहा है, घर में ही स्कूल है, एक रूम में जाओ बस रोबोट आएगा, मतलब रोबोट है ही वहाँ पे, शुरू हो जाएगा अपने टाइम पे और ऐसे स्पीच चलती रहेगी, असाइनमेंट भी अंदर डालो, चेक होके वापस तुरंत आ जाएगा। याद है? ओके। तो वैसे फ्यूचर में बहुत कुछ ऑटोमेटेड हो जाने वाला है, बहुत कुछ। ओके, तो यहाँ से जो लोगों की जॉब चली जाएगी उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? तो ये डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गई, सीजनल, डिस्गाइज्ड एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। मोर ओवर पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी लॉन्ग। ऐसा भी नहीं है कि भाई 1-2 मंथ की ही अनएम्प्लॉयमेंट हो। अभी जैसे सीजन की हमने बात की, संक्रांति पे कोई पतंगे बेच रहा है, तो अब पूरे 1 साल के बाद आएगी संक्रांति, क्योंकि दूसरे कोई बिजनेस में उसका इतना चल नहीं रहा है, तो उसे कुछ ना कुछ पूरे साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करता रहेगा। फिर संक्रांति आएगी तो वो ऐसे उसका नाम हो गया है संक्रांति में, ओके, तो वो शॉप उसकी चल रही है। फिर उसने वापस दूसरी सीजन में वो कलर भी बेच रहा है, वो पटाखे भी बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो अच्छे से चलता नहीं है। हाँ, पतंग वाला चल रहा है, तो हुआ ना, अनएम्प्लॉयड ही हुआ ना। अब लॉस जाएगा, यहाँ जितना कमाया उतना वहां से वहां चला जाएगा, लॉस हो गया, तो फिर क्या करेंगे, लाइक दैट। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम भी बहुत ज्यादा लंबा होता है। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? डेवलपिंग नेशंस की। समझ में आया? पहले इंफॉर्मेशन है, पहले तो बता दिया है कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर बताया टोटल लेबर कितना होता है, मोर देन 3% अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मोर देन 3% ऑफ द लेबर क्या होता है, अनएम्प्लॉयड होता है। समझ में आया? ओके, मतलब जितने लोग हैं उसमें से 3% से ज्यादा लोग तो अनएम्प्लॉयड ही होते हैं। मतलब काम करने वाला ऐसे समझो 100 लोग हैं, 100 लोग काम करने वाले हैं, काम करने वाले, उसमें से 3% से ज्यादा लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनको जॉब मिलती ही नहीं है। ओके, समझ में आया? बहुत ज्यादा परसेंटेज है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने बात की। पूरा समझ में आ रहा है ना? ओके, नींद भी आ रही है ना सबको थोड़ी बहुत? कितने बजे स्कूल छूटती है तुम्हारी? तुम तो डायरेक्ट ही आते हो, तुम लोगों की 2:45। अच्छा, नींद क्यों आ रही है? सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे। 5 बजे उठ के पढ़ते हो या डायरेक्ट स्कूल के लिए? तो नींद नहीं आनी चाहिए। ये तो अभी इसकी स्कूल आफ्टरनून की ही, इसलिए नहीं तो लास्ट ईयर तक 3 o'clock को ही था 10th का टाइमिंग, 3 o'clock 4 o'clock। मतलब प्रैक्टिस ये कंटिन्यूस। अगर 1 वीक तुम आ रहे हो, ओके, ये टाइम पे 4 बजे 1 वीक कंटिन्यूसली आओगे, तो फिर 4 बजे तुम्हें घर पे बेड पे सोए होंगे ना, तो भी नींद नहीं आएगी। बॉडी मेंटेन कर लेती है, एक बार हैबिट बन जानी चाहिए। ओके, अभी आ रही हो तो ऐसे ट्यूशन में आने से पहले ऐसे मुंह धो के आओ, पानी ज़्यादा पियो और टॉयलेट मत जाओ। ओके, खड़े हो जाओ थोड़ी देर अगर बहुत ज़्यादा। मुझे भी आएगी टाइम वैसा होगा, अगर तुम्हें नींद कम ली है, रात को लेट सोए हो, सुबह जल्दी उठे हो, नींद कम ली है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क हुआ है, तो नींद आ सकती है। ओके, तो फिर हमें उसके रीज़न ढूंढने हैं। ऐसा नहीं नींद आए तो सो जाओ, ऐसा नहीं। उसके कुछ उपाय ढूंढने हैं। पानी ज़्यादा पियो, ओके, थोड़े खड़े रहो, जैसे मुझे भी आएगी, लेकिन मैं ऐसे घूमता रहता हूँ, कंटिन्यूसली बोलता रहता हूँ। अगर मुझे चुप रहना पड़ा तो थोड़ा, चलो देख लो तुम, तो मुझे भी थोड़ा, लेकिन मुझे तो कंटिन्यूसली बोलना है, चुप ही नहीं रहना है, कंटिन्यूसली खड़े रहना है। तो आ रही होगी फिर भी बॉडी रेजिस्ट कर देगी, ओ भाई नींद, अभी तू जा, अभी पढ़ाई करनी है, लाइक दैट। तो तुम्हें लगे तो तुम भी ऐसे मुंह धो के आओ, पानी पियो, खड़े रहने हैं तो खड़े रहो, कोई बात नहीं, खड़े थोड़ी देर से खड़े रहते हैं,
ओके, लाइक दैट। चलो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पॉवर्टी, भाई पॉवर्टी भी होती है, गरीबी भी होती ही है, डेवलपिंग नेशन में बहुत ज्यादा होती है। चलो, सो पॉवर्टी इज ऑल्सो, देखो ये पहला पॉइंट तो सब में ही लिख दो, जैसे लिख लिया अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, पॉवर्टी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। ओके, लेस पर कैपिटल इनकम इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑल्सो अ फीचर, सब में ही ये सेंटेंस तो आ ही रहा है। नेक्स्ट, people who are not able to satisfy their primary necessities, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन, दैट्स इट। ओके, एंड लास्ट में हमने ऐड किया था ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो वो अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो गरीब है। क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, एंड लिखना हो तो लिख लो ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये नहीं हो रहा है देन दे आर कॉल्ड एज पुअर। तो ये तो डेफिनेशन टाइप हो गया। देन इन डेवलपिंग कंट्रीज सच पीपल कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सोचो, डेवलपिंग कंट्रीज में 1/3 जितने तो पुअर ही होते हैं, जिनके पास खाने पीने, रहने की, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए फैसिलिटीज नहीं है। 1/3 बहुत ज्यादा होता है, 100 का 1/3 हो जाता है 33.33। ओके, तो 150 का 1/3 कितना हो गया? 50 करोड़। सोचो, हमारे देश में 50 करोड़ लोगों को अच्छा खाना, कपड़े, रहने के लिए घर, एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक नेसेसिटी, एक दिन मिला, 2 दिन नहीं मिला, 3 दिन मिला, 4 दिन नहीं मिला, कुछ ना कुछ करके कर रहे हैं। 50 करोड़ लोग, 50 करोड़, नॉट अ स्मॉल नंबर, वेरी बिग, वेरी वेरी बिग नंबर। ऑस्ट्रेलिया और वो लोग के तो पूरी कंट्री आ जाएगी इसमें जितनी कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, ओके, उतने तो हमारे पास गरीब लोग हैं। सोचो, तो फिर कहां से हम, कितना लंबा जर्नी है हमारा डेवलपिंग टू डेवलप्ड बनने के लिए। ओके, क्योंकि हमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें कम करना पड़ेगा। पर कैपिटल इनकम बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी पड़ेगी, पॉवर्टी कम करनी पड़ेगी, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी कम करनी पड़ेगी और उसका ऑपोजिट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? सो 1/3 होता है। एक मार्क में अगेन पूछा जा सकता है कि कंट्री का, डेवलपिंग नेशन में अप्रोक्सीमेटली कितने पुअर होते हैं? 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट, ड्यूअल इकोनॉमी। क्या है ये ड्यूअल इकोनॉमी? द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन अ ड्यूअल और अ मिक्स्ड सिस्टम। पहला सेंटेंस तो ऐसे चेक दो। ओके, क्या है उसमें? On one side, backward farming, old machinery, orthodox social structures, less production are seen in village. मतलब गांव में कुछ और कंडीशन और शहर में कुछ और कंडीशन, और शहर में भी सपोज शहर के एक पार्ट में कुछ और कंडीशन और शहर के दूसरे पार्ट में कुछ और कंडीशन, लाइक दैट। इसे बोलते हैं ड्यूअल इकोनॉमी। ओके, जैसे कि तुम देखो तो अभी देखो, जैसे हम यहाँ, हमारा क्लास है ये साइड, ओके, तो हम जनरली जो रेलवे स्टेशन है हमारा, उससे लेकर के सिटी का ये साइड अगर कंसिडर करें, भरूच का ये साइड, ओके, से ईस्ट साइड, तो वी कैन से इट इज मोर डेवलप्ड। और अगर पूरा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हुआ है ना सब डेवलपमेंट, अभी भी चल रहा है। देखो, अभी ये रोड पे तो कितना डेवलपमेंट चल रहा है। ओके, अब वो साइड देखो तो वहां तो जो पहले से है वो है, वहां कुछ ज्यादा, हाँ, रोड बनते रहते हैं, अभी ही मस्त एयरपोर्ट जैसा बस डेपो बना हुआ है। ओके, बाकी ज्यादा कुछ डेवलपमेंट वो रूट पे होता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसे बोलते हैं ड्यूअल इकोनॉमी। वैसा नहीं होना चाहिए भाई, ये साइड कुछ बना, वो साइड भी कुछ ना कुछ बना, लेकिन होगा क्या? यहाँ पे सपोज कुछ नहीं था, पहले जंगल थे, तो अब जंगल को काट के हम घर बना रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं, मल्टीप्लेक्स बनाए, ये सब। वो साइड तो घर है भाई, और कोई घर तोड़ के घर क्यों बनाएगा? ऑलरेडी घर है, अच्छा खासा है, ऐसा भी नहीं कि टूट जाए, वैसा है, तो फिर फोकट का तोड़ के नया क्यों बनाना है, खर्चा क्यों करना है?
डेवलपमेंट क्यों करना है, नहीं वहाँ भी धीरे धीरे सब हो रहा है। जैसे कितने थिएटर्स आ रहे हैं, अभी वो जो एक थिएटर था वो टूट गया पूरा, ओके क्या नाम था उसका, रिलैक्स या रिलीफ पता नहीं, सुना है ना, 5 बत्ती के पास, ओके रिलैक्स ये था, तो वो रिलीफ था, रिलीफ शालीमार के सामने रिलैक्स था, वो अभी भी है, थिएटर नहीं चल रहा है शायद, लेकिन थिएटर है, जगह है वो, ओके। फिर ये जो रिलीफ है जो अभी बन रहा है उसके सामने भी एक थिएटर था, उसका नाम था शायद बसंत, ऐसा कुछ नाम था, ओके नहीं सुना होगा तुमने, बहुत हम जब छोटे थे उस टाइम पे था, और हम जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तब तो वो टूट गया था एंड ऑल। वहाँ पे वैसे मूवीज भी उतनी ज़्यादा लगती नहीं थी, सी ग्रेड मूवीज लगती थी, तो ज़्यादा कुछ पॉपुलेशन मतलब पीपल वहाँ जाते भी नहीं थे, ओके। तो वहाँ पे अब देखो डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन धीरे धीरे, ओके। तो वैसा होना चाहिए हर, जैसे कि इंडिया का देखो, इंडिया के अगर हम बीच में से ऐसे इमेजिनरी 2 पार्ट कर दो ऊपर से नीचे तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये जो वेस्ट पार्ट है, ओके वो डेवलप्ड है, वेस्ट पार्ट इंडिया जो है उसका पूरा आधा पार्ट कर दो तो वेस्ट पार्ट जो है वो पूरा डेवलप्ड है, पूरा ही ले लो, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये, और उसी की कंपेयर वो साइड करो, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डेवलप नहीं है लेकिन दोनों की कंपेयर करें तो वहाँ कम डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम डेवलप हुआ है, ब्रिजेस कम बने हैं, रोड्स कम बने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कम हुई है, ये साइड पे ज़्यादा हुई है। तो इट इज़ द साइन ऑफ बैड गवर्नेंस, जो इतने साल गवर्नमेंट रही उन्हें पूरा ओवरऑल ध्यान देना चाहिए ना, एक साइड पे ध्यान ही नहीं दिया, एक साइड पे ऐसे ग्रो करते गए। अब वो लोग बोलेंगे कि क्यों भाई, हम इंडिया का पार्ट नहीं है क्या, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करना है क्या, लाइक दैट। क्योंकि अगर बजट है तो वो तो सबके लिए है, जैसे कोई बोले कि भरूच में डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपीज़ का बजट है, अब भरूच में जो 100 करोड़ का बजट है तो उसमें से क्या 90 करोड़ ये साइड ईस्ट में लगा दो और 10 करोड़ वेस्ट में लगा दो, वैसा करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो वो होना चाहिए। इसी को बोलते हैं ड्यूअल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सो एक साइड से देखा जाए, एक पर्सपेक्टिव से, वो ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, मतलब पुराने टाइप की फार्मिंग, अभी भी बैल चल रहा है, हल चल रहा है, ओके, पुराने टाइप की। ओल्ड मशीनरी भी एकदम ओल्ड टाइप की है, ओके। ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, एकदम ऑर्थोडॉक्स मतलब कन्वेंशनल, बहुत ज्यादा, जैसे कि नैरो माइंडेड बोलते हैं ना, ओके, कि भाई नैरो माइंडेड। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या, बहुत पुराने रीति रिवाज को फॉलो करने वाले, 6 बजे के अंदर घर में आ जाना, अब तो ट्यूशन ही 8 बजे तक होते हैं ओके, बट 6 बजे मतलब सनसेट तक, वो ऐसा नहीं है बैड के सारे रूल रेगुलेशंस थे, उस समय के हिसाब से वही सही थे, ओके। तो सपोज सनसेट 7 to 8 o'clock तक घर में आ जाना, कपड़े सही से पहनना, खाना सही खाना, इतने बजे सो जाना, इतने बजे उठ जाना, सब कुछ जो था वैसा ही होना है। अभी भी देखना पेरेंट्स घर में कई बार ऐसी हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करो। इसी को फिर हम आगे चल के ऐसा बोल देते हैं जनरेशन गैप, कि भाई वो उनकी जनरेशन थी जो पहले के टाइम था, अभी की जनरेशन तो थोड़ा अलग है, ऐसा हम बोल देते हैं, ओके। बट ये क्या है, ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे हम, कि भाई समय के साथ चेंज ना होना, उनको क्या बोलेंगे, ऑर्थोडॉक्स। समय के साथ चेंज ना होना, चेंज होना पड़ेगा, जितना जरूरी है उतना। जरूरी नहीं है कि सब कुछ चेंज कर दो, मतलब जैसे कि पहले तो नाटक देखते थे, अब नाटक नहीं देखना है, अब तो OTT आ गया है तो वेब सीरीज देखेंगे, नहीं, ये जरूरी वाला चेंज नहीं है, ये आ गया है बाहर चेंज है, बट हमारे पेरेंट्स को जरूरी नहीं है कि वो भी वेब सीरीज देखना शुरू कर दे, ओके। बट एटलीस्ट मोबाइल है सपोज, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से मोबाइल आया है, पहले तो मोबाइल जैसा इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, अब आया है तो उसका यूज़ करो। उनको जो करना है वो यहाँ भी हो सकता है। पहले टैप, वो कैसेट आती थी, पता है, टैप आती थी, वो बजाते थे, उसमें गाने बजाते थे। फिर उसके बाद CD आई, MP3 प्लेयर आया, CD आई, अब फिर मोबाइल आ गया, रेडियो आया था, फिर मोबाइल आ गया।
अब मोबाइल में ही सब कुछ है, तो जो चीज़ अब वो उसमें करते थे वही चीज़ यहाँ करनी है। कैमरा लेके आते थे सब लोग फोटो खींचने के लिए, अब फोन में ही वो आ गया है। फोन ने तो कितनी कितने लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया है, जैसे अभी हमने देखा ना। ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, तो एक ही मशीनरी लाए, कितने लोगों की जॉब चली गई। तो देखो यहाँ एक टेलीफोन, एक मोबाइल फोन आ गया, देखो कैमरे का काम कर रहा है, अभी अलार्म का काम करेगा, घड़ी का काम करेगा, फोटोग्राफर का कैमरे का काम करेगा। ओके, कितना काम करेगा। टेलीफोन का काम तो कर ही रहा है, कैलेंडर का काम कर रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, फोटोग्राफ्स खींच रहा है। ओके, कुछ लिखना हो तो अंदर लिख सकते हैं, कुछ सेव करना हो, कंप्यूटर का भी काम कर रहा है। ओके, रेडियो का भी काम कर रहा है, कैलकुलेटर का भी काम कर रहा है, कितना सारा काम वो खुद ही कर रहा है। तो कितने लोग बेघर हो गए लाइक दैट। तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा, लेकिन चेंज ना हो तो वो क्या हो गया, ऑर्थोडॉक्स। ओके, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, लेस प्रोडक्शन आर सीन इन विलेज। विलेजेस में जो भी बिजनेस है और से एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वहां पे लेस प्रोडक्शन। क्यों? जैसे भाई ज्यादा प्रोडक्शन, नई मेथोडोलॉजी से कोई ट्रैक्टर लेके आ गया, हाइब्रिडाइजेशन किया, सीड का क्वालिटी में चेंज किया, ज्यादा प्रोडक्शन हमने देखा ना ऊपर, तो ज्यादा प्रोडक्शन किया। ओके, सीड में चेंज करके मिट्टी की क्वालिटी चेक की, इसमें कौन से फर्टिलाइजर डालने, वो डाले, ये वो, और फिर प्रोडक्शन हाई कर दिया। और विलेज में जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है, लाइक दैट। ओके, तो प्रोडक्शन कम होगा। हाँ, क्वालिटी वहाँ भी मिलती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलती, क्वालिटी वहाँ भी मिलती है, पहले भी मिलती थी। ओके, अभी जस्ट आज ही मैं मम्मी ऐसे फेसबुक चेक करते, अभी आ गया ना, जैसे मैंने बताया मम्मी को ऐसे आ गया है अब, तो ऐसे ही फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। फिर जैसे ही दिन खत्म हुआ और हम घर पे जाते हैं तो अलग अलग स्टोरीज सुनाते हैं कि हाँ तुझे पता है ऐसा हुआ है, तुझे पता है ऐसा हुआ है। हमको हाँ मुझे नहीं पता है, बताओ बताओ, लाइक दैट। तो जस्ट अभी झाड़ेश्वर में एक एटीएम आया है, आज ही बताया मम्मी ने मुझे दोपहर को कि एक एटीएम आया है, सुबह सुबह बताया। तो वो एटीएम में जो गीर गाय है, मतलब गीर की जो काऊ है, वहाँ का मिल्क मिलता है, मतलब वो काऊ का मिल्क मिलता है यहाँ पर। और वो एटीएम है फुल्ली ऑटोमेटेड, ना अंदर नोट डालनी है ना सिक्का डालना है, स्कैन करना है, सिलेक्ट करना है, स्कैन करना है, पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे वो बॉटल नीचे आ जाएगी, लेके घर चले जाओ। और 24/7 अवेलेबल है, ना कोई वहाँ बंदा है ना कोई कुछ है। हमें जाना है, जैसे एटीएम में नहीं जाते तो वहाँ किसी को हम हेल्प थोड़ी लेते हैं, जहाँ एटीएम कार्ड डाला, पैसे निकाले, आ गए, लाइक दैट। एनी टाइम मशीन है ये, एनी टाइम मिल गई है, वो भी एटीएम ही बन गया। ओके, सो ये एनी टाइम मशीन ऐसे लेमेन वाला फुल फॉर्म है। हाँ, पता है उसका ओरिजिनल फुल फॉर्म क्या है एटीएम का? ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन। ओके, चलो, तो वैसा आ गया है। ओके, बट कॉस्टली भी उतना है। ओके, कितना है पता है वहाँ की कॉस्ट? 1 लीटर काउ मिल्क की कॉस्ट है 100 रुपीज़। ओके, अमूल का 1 लीटर काउ मिल्क मिलता है 54 रुपीज़ में। 27 की एक आती है 500 ml की, वैसे 2 ले तो 54 रुपीज़ का लीटर अमूल का। और ये ओरिजिनल, अभी अमूल ओरिजिनल नहीं है ऐसा हम नहीं बोल रहे बट बहुत सारी कंपनी का अलग अलग रेट होता है, इसका डायरेक्ट 100। ओके, सोचो डबल जैसा हो गया, 54 और 100। बट वी एक्सपेक्ट कि भाई इतना ज्यादा है, बोले कि क्यों, इससे फायदा क्या होगा? बोले जो फार्मर है उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। ओके, क्योंकि सपोज समझो फार्मर्स को यहाँ पे किसी अमूल में भेजे तो वहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है फार्मर को, तो फार्मर बोला यहाँ नहीं बेचेंगे, हम अपना ही कुछ नया शुरू करेंगे, लाइक दैट। तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अमूल में सपोज 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा था, यहाँ पे 20-30 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा, 100 रुपीज़ में तो बेच ही रहे हैं, लाइक दैट। सो अब ये फार्मर ही है, टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हुए, समय के साथ चेंज हुए। अब ऑर्थोडॉक्स तरीके से, पहले के तरीके से कि नहीं भाई हमारी गाय का दूध है, हम तो किसी को नहीं देंगे, या फिर पर्टिकुलर यही कंपनी को देंगे, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, तो ऐसा है अभी भी, तो वो कम करना चाहिए। ओके, तो वही है, इसीलिए गांव में प्रोडक्शन कम होता है। वेयर एज ऑन दी अदर साइड फुल टेक्नोलॉजी का यूज करके, ओके,
देयर आर दी सिटीज हैविंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज, न्यू प्रोडक्शन, मतलब ऐसी सिटीज हैं, नई नई मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ गई है, सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। न्यू प्रोडक्शन, नई नई प्रोडक्शन हो रहा है, नई नई प्रोसेसेस आ गई है, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं, मतलब कि नए नए तरीके आ गए हैं, एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल भी एकदम सोफिस्टिकेटेड हो गई है। मॉडर्न टाइप, मॉडर्न टाइप मतलब दैट डज नॉट मीन एनीथिंग बैड, वो सेंस में हम नहीं ले रहे। मॉडर्न मतलब टेक्नोलॉजिकली वो ग्रो कर दिया है। ओके, मतलब पहले हम साइकिल चलाते थे समझो। ओके, तो साइकिल में भी कितना ग्रोथ मिला है, कितनी अलग अलग टाइप की साइकिल आ गई, स्पीड उसकी बढ़ने लगी, अगर कुछ आगे कुछ कैरेज आ गया, कुछ रखना हो तो रख सकते हैं, लॉक अलग अलग स्टाइल के लॉक आ गए हैं। ओके, गियर वाली साइकिल आ गई है, पहले ये सब नहीं था, ऐसे बड़ी वाली साइकिल अभी भी देखना कई कई जगह पे लोगों को, पहले स्कूल में से है ना फ्री में साइकिल देते थे गवर्नमेंट स्कूल में से, जैसे कि केजीएम है, केजीएम में देते थे वो मुझे पता है। तो ये जो केजीएम स्कूल, वहाँ पे हर स्टूडेंट को फ्री में एक साइकिल। ओके, हर कोई ले लेता था, फिर बेच दे या घर में कोई भी चलाए, लेकिन ले लेता था। क्यों? जस्ट कि भाई ट्रैवलिंग वो खुद कर सके। तो इतनी बड़ी साइकिल होती है, देखी होगी तुमने, ब्लैक कलर की होती है, उसके टायर बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, हमारे नॉर्मल साइकिल से भी बहुत बड़े साइकिल, और वो ऐसे करके, जैसे बाइक को कैसे ऐसे करके हम स्टैंड रखते हैं, वैसे उसको पीछे से ऐसे स्टैंड रखना पड़ता है, ऐसी बड़ी साइकिल। ओके, तो देखो उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, सब जगह ग्रोथ है। तो हम अगर मॉडर्न चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम ये वाली साइड में है, मॉडर्न वाली साइड में है, लेकिन एक जगह पर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड सिस्टम भी है। इसी को हम बोलते हैं क्या? ड्यूअल इकोनॉमी और से मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आया? ओके, ये इसी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसी से पता चला। अभी सपोज मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, नाम क्या है, नाम पता नहीं क्या है, बट इट इज़ अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम जो यूपीएससी है, संदीप भैया नाम है, हाँ ओके, संदीप भैया ऐसा नाम है। तो इट इज़ ऑल अबाउट जो यूपीएससी की एग्ज़ाम जो होती है वो क्रैक करने के लिए है। तो वो पहले के तरीके से इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये वो बहुत बढ़िया है। ओके, अभी मैं उस सीरीज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, बट वैसे एकदम मेहनती। ओके, अब उन्हीं की, वो जहाँ रहते हैं रेंट पे रहते हैं। ओके, तो वहाँ पर ही एक लड़की है जो टिफ़िन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो भी बहुत गरीब है, तो टिफ़िन सर्विसेज प्रोवाइड करती है सबको, मतलब ये जितने भी घर हो, रेंट पे रह रहे हो, ज़्यादातर लोग ऐसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी की डिफरेंट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम जो होती है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो सबको खाना बना के, घर में खाना बना के टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर ऐसे चाय की थैली हो, मतलब वो लॉरी हो एंड ऑल, तो वहाँ पे रेडियो बज रहा हो, इन्फॉर्मेशन देती रहती है, तो वो खुद भी प्रिपरेशन कर रही है। सोचो, वो चाय बेचने, वो टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करने वाली भी कर रही है प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी, उसमें ऐसा दिखाया है। एंड होता क्या है पता है, वो जो संदीप भैया है वो मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन मतलब चेकिंग करते हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग पेपर लिखते हैं, जैसे तुम लोग टेस्ट देते हो वैसे, कि तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई, अब टेस्ट देना है, तो टेस्ट दिया, अब चेक कौन करेगा? ओके, तो वो चेक करके देते हैं, सबकी आंसर बुकलेट वो चेक करके देते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने 2 बार प्री कर ली है, मतलब उसमें एग्जाम होती है प्री एंड मेन एंड लाइक दैट, फिर इंटरव्यू होता है, 2 बार वो इंटरव्यू तक पहुंच के आए, तो उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, प्रिपरेशन ज़्यादा है, तो सब लोग उनके पास कॉपी चेक करवाते हैं। ओके, तो ये लड़की भी उनके पास कॉपी चेक करवाते, बोल रही है कि जितने भी मैंने आज तक कॉपी चेक की है, मुझे लग रहा है कि ये लोग क्या है यार, ऐसे ही यूपीएससी देनी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कॉपी चेक की, तुम्हें क्यों नहीं बनना है, तुम सीरियसली लो, तुम्हें एकदम परफेक्ट लिखा है सब कुछ ऐसे। तो बोले अच्छा ऐसा है, चलो मैं भी प्रिपेयर करता हूँ। अब वो खुद संदीप भैया भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, और वो जो लड़की टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, जिनकी आंसर बुकलेट संदीप भैया चेक कर रहे थे, वो भी प्रिपरेशन कर रही है। अब हुआ क्या पता है, उसका हो गया और संदीप भैया का नहीं हुआ। जो नई एग्जाम दी लेटेस्ट, उसमें उसकी क्रैक हो गई, एग्जाम पास हो गई वो, और संदीप भैया पास नहीं हुआ। सोचो, सबको पढ़ा रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका नहीं हुआ और उसका हो गया। क्यों पता है?
वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही थी, साइबर कैफ़े में भी जा रही थी और साइबर कैफ़े में बैठ के ऑनलाइन पर्टिकुलर जो ऑनलाइन कहीं से, जैसे कि कोई और दिल्ली से क्लास है तो वो दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली के क्लास के जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कहीं पर भी पैसों से अवेलेबल हो या यूट्यूब पे अवेलेबल हो, वो देखती थी, उसमें से सीखती थी। तो तभी वो बोल रहे थे ए भाई ये सब डिस्ट्रैक्शन है, उसमें मत पढ़। तो डिस्ट्रैक्शन तो है, सही बात है, इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन है, बट वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, उसने पढ़ाई की तो उसका हो गया, इसका नहीं हुआ। तो एक जगह पे है ऑर्थोडॉक्स पुरानी तकनीक से ही चलने वाले लोग, और दूसरी तरफ है समय के साथ साथ चेंज हो जाने वाले लोग। तो होता है कि वो आगे बढ़ जाए, ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं। एक बहुत ही अच्छे कोट मैंने बहुत पहले भी पढ़ी थी, कल रिपीट की, कि when talent does not work hard work beat talents। हार्ड वर्क जो होता है वो हरा देता है किसको, टैलेंट को। मतलब तुम बहुत ज्यादा, किसी के पास टैलेंट है मतलब मैंने जैसे यहाँ पे एक बार लेक्चर दिया और तुम्हें याद रह गया, ऐसा सोचो। एक स्टूडेंट को एक बार लेक्चर दिया, यहीं पे सब कुछ याद रह गया, और एक स्टूडेंट है जिसको समझ में सब आ गया, याद उतना नहीं रहा। अब ये स्टूडेंट, उसको तो सब कुछ समझ में आ ही गया है, उसने बोला सब आता ही तो है, अभी पढ़ेंगे, एग्जाम के आगे पढ़ लेंगे, सब कुछ समझ में आ गया, अभी याद भी है, ओके अभी भी याद है। एक स्टूडेंट को समझ में सब आया लेकिन अभी सब कुछ याद नहीं है, वो घर गई या गया, बहुत प्रिपेयर की, रात भर जाग कर प्रिपरेशन की और उसने एकदम अच्छे से याद कर लिया। अब एग्जाम हुई, एग्जाम के अगले दिन इसने भी पढ़ा, एग्जाम के अगले दिन उसने भी पढ़ा, लेकिन वो तो रोज पढ़ता था या पढ़ती थी वो स्टूडेंट, और इसने सिर्फ एग्जाम के अगले दिन पढ़ा। उसके ज्यादा मार्क्स आए और इसके कम आए। भले ही ये ज्यादा टैलेंटेड है, सर सवाल पूछे या टीचर सवाल पूछे तो वो आंसर दे रही है, लेकिन मार्क्स किसके अच्छा है, उसके जो चुप रहती थी, जिसको आंसर नहीं आते थे या नहीं आते, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, उसके मार्क्स ज्यादा है। क्यों? वो ज्यादा हार्ड वर्किंग थी, मेहनत ज्यादा की थी। सो हार्डवर्क बीट टैलेंट, मतलब हार्डवर्क टैलेंट को हरा देता है। कब? व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। जब जिसके पास टैलेंट है वो हार्डवर्क नहीं करते, तो जिसके पास टैलेंट नहीं है ना, वो हार्डवर्क करके उनको भी हरा देते हैं। और एक रेस का एग्जांपल दिया था इसमें, जिसमें रेस किसकी थी पता है? वही पुरानी खरगोश और कछुए की। और पुराने टाइम पे भी कछुआ जीतता था और ये रेस में भी कछुआ ही जीता है ओके, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, उसका गोल फिक्स है, यहीं जाना है, धीरे धीरे भी वहां चलते रहना। खरगोश वो फास्ट है, वो हराना होता तो उसको ऐसे ही सेकंड्स में हरा देता, हो गया। लेकिन यहाँ घुमा, यहाँ दिख रहा है क्या है, थोड़ा आगे गया, यहाँ फिर वापस थोड़ा पीछे चला गया, पीछे सबको देख रहा है ये वो, तो हार गया रेस में। डिस्ट्रैक्टेड है ना, गोल फिक्स, आगे बढ़ना है। चलो नेक्स्ट, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो इनसफिशिएंट है। कहाँ पर? डेवलपिंग नेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी चीजें बनती है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, रोड्स, सब कुछ आ गया उसमें, ओके। So crucially vital infrastructure facilities like education, transportation, communication, electricity, health facilities, banking, etc. are less and lacking in developing countries, which hinders the development of a nation. Hinders मतलब रोकना। तो ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो कम होती है डेवलपिंग नेशन में, इसीलिए डेवलपिंग नेशन का डेवलपमेंट रुक जाता है या स्लोली होता है। हिंडर्स का मतलब होता है रोकना, ओके, वही चीज है। एंड लास्टली 9th वन, फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड तो अच्छी बात है, तुम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो फिर क्यों तुम डेवलपिंग की मतलब फीचर्स ऑफ डेवलपिंग नेशन में ये आ गया, देखते हैं क्यों, ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। भाई डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है उनका जो फॉरेन ट्रेड होता है वो डिफरेंट होता है। किन से डिफरेंट होता है? जो डेवलप्ड होते हैं उनसे डेवलपिंग का डिफरेंट होता है। क्यों? जैसे कि हम भी अमेरिका को कोई चीज बेच रहे हैं और अमेरिका भी हमें कोई चीज बेच रहा है, मतलब हम भी उनसे कुछ ले रहे हैं
और वो भी हमसे कुछ ले रहे हैं, तो फिर क्यों हम डेवलपिंग और वो डेवलप? अभी समझते हैं। These countries mainly export agro products and farm products as well as mineral ores. कौन सी? डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब जैसे कि इंडिया, तो हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरों को क्या देते हैं? एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स देते हैं। गेहूं दे दिया, राइस, टोमेटो, ऑनियन, ओके, कॉटन, और से हनी, ओके, एग्रीकल्चर बेस्ड फिश, ये सब कुछ एग्रीकल्चर में ही आएगा। हाँ, तो ये सारी चीजों का हम एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ पे? दूसरी कंट्रीज में देते हैं, ओके। एज वेल एज मिनरल्स ओर, मिनरल्स ओर्स भी, मतलब कहीं से कोल ले लिया, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये वो, समझ में आ रहा है? कौन? डेवलपिंग कंट्रीज। वेरेज वो लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं हमें? दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैव लेस डिमांड एंड लो रेट। भाई एग्रो प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होती है? लो होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है? लो होती है, और उसकी प्राइस भी कम होती है। तो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न में हमें जो पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा, ओके। सो लेस इनकम इज गेन्ड बाय एक्सपोर्टिंग दिस गुड, इसीलिए हमारी इनकम लेस हो गई। वाइल इंपोर्ट्स इंक्लूड्स, और हम इंपोर्ट क्या करते हैं? उनसे क्या लेते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी, उनसे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लेते हैं, ओके। आईफोन ले लिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिए, मशीनरीज ले ली, ओके। वहाँ की कार्स ले ली, वहाँ की बाइक्स ले ली जो यहाँ नहीं बनती, वहाँ की टेलीविजन ले लिए, वहाँ की एसी ले लिया, वहाँ का बोर्ड ले लिया, ये सब कुछ इंडिया का ही है। हाँ, आईफोन इंडिया का नहीं है। नहीं तो अब तो जब से मैं थोड़ा कॉन्शियस अवेयर रह के जब से परचेज करना शुरू किया है, तब से तो पर्टिकुलरली इंडियन प्रोडक्ट है ना, तो ही, हाँ, कई बार महंगी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, तो महंगी मिलती है। जैसे कि ये टाटा का है वोल्टास, ओके, तो वो महंगा है। फिर दूसरा लिया था वो ब्लू स्टार का है, महंगा है। उससे सस्ता तुम्हें दूसरी कंपनी का मिल जाएगा, और शायद उससे परफॉर्मेंस भी हायर हो, बट क्या करें, अगर तुम्हें नेशन को थोड़ी बहुत हेल्प करनी है तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसमें गर्मी लगेगी। परफॉर्मेंस, सपोज मित्सुबिशी का जो परफॉर्मेंस होगा, डाइकिन का जो परफॉर्मेंस होगा, उतना शायद ना हो, शायद की बात है, हमें नहीं पता, बट शायद उनका जितना नाम है उतना शायद नाम नहीं है, तो उतना नाम ना हो मित्सुबिशी जैसा, डाइकिन जैसा, बट यस है अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट, ट्रस्टेड टाटा, ओके, सर्विसेज वेल नोन। और हम नेशन से ले रहे हैं पैसे, यहाँ से कुछ परचेस कर रहे हैं, पैसे यहाँ के यहीं रहेंगे, बाहर तो जाएंगे नहीं। अगर बाहर की कोई चीज़, जैसे कि मैंने ये बोर्ड सोनी का ले लिया, ओके, सोनी का बोर्ड ले लिया, एलजी का ले लिया, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे? जैसे कोको कोला की बात की कि भाई 1% तो जाता है अमेरिका, भले ही तुम यहाँ बनाओ, भले ही कंपनी यहाँ हो, यहाँ लोग हो, लेकिन 1% तो जाएगा ही उनके ओनर के पास। उसे बोलते हैं रॉयल्टी, मेरी मालिकी का है, तुम करो, मुझे इतना दे देना, लाइक दैट। समझ में आया? तो वही चीज है, हम लेते हैं, हम बेचते हैं एग्रो प्रोडक्ट्स और हम लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। Thus, as the condition of foreign trade are adverse, देखो, as the cost of this product is more, so expense on imports rises। मतलब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी कॉस्ट कम होती है। वीट एक्सपोर्ट कर दिया, राइस एक्सपोर्ट कर दिया, फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर दिया, और हम जो लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मशीनरीज, अभी देखो रशिया के पास से हमने जेट प्लेन लिए थे, कितने 1000 करोड़ के थे। क्यों? क्योंकि अभी हम वैसे बना नहीं रहे हैं, तो हम ले रहे हैं, और क्या करें, ओके। तो सेफ्टी के लिए हमारी जो आर्मीज है उनके लिए होना चाहिए, आर्मी है, एयरफोर्स है, तो कितनी सारी चीज़ें हम खुद बना रहे हैं, एट द सेम टाइम ले भी रहे हैं, फाइटर प्लेन, जेट्स एंड ऑल, तो वहाँ से ले रहे हैं। अब ये चीज़ सस्ती तो है नहीं, महंगी है, तो क्या करें, ओके। सो इसीलिए डेवलपिंग नेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, भले ही हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ले क्या रहे हैं वहाँ से? बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें, और उनको दे क्या रहे हैं? सस्ती चीज़ें। तो इसीलिए हम अभी भी डेवलपिंग में ही है। Thus, as the condition of foreign trade are adverse and there is an increase in foreign debt,
बोल्ड कर दिया है मैंने। As Indian economy is developing, all these features are related to India in greater or lesser measure। मतलब कि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, तो जितनी भी हमने 9 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखे वो सारे के सारे इंडिया को भी, इंडिया के लिए भी हम बोल सकते हैं ये इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इंडिया की फीचर्स है। समझ में आया? तो ऐसा पूछा जा सकता है, मैंने पहले ही बताया तुम्हें कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। कुछ भी पूछे आंसर तुम्हारा यही रहेगा। 5 मार्क में भी पूछ सकते हैं क्योंकि 9 पॉइंट्स है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके चलो नेक्स्ट, economic and non-economic activities। Okay, so before studying economic and non-economic activities, studying about Indian economy, let us know about economic and non-economic activity। इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक मतलब जिससे, जो भी चीज करने से तुम्हें पैसा मिल रहा हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो चीज तुम फ्री में कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी मिल नहीं रहा है, चैरिटी टाइप वर्क, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस अर्निंग और स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग करोगे तो भी, ओके, फॉर एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज और सर्विसेज। मतलब कॉमोडिटीज मतलब थिंग्स, तुमने कुछ बाई किया तो उसके लिए तुम पैसे दोगे, ओके। और तुमने कोई सर्विसेज बाई की, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस। यहाँ से बैठे तुम बस में, वहां जाके उतर गए तो तुमने ट्रांसपोर्टेशन लिया, तो फिर पैसे देने पड़ेंगे, ओके। तो वो हो गई, मतलब वहां पे पैसे इन्वॉल्व हो गए ना, भले ही तुम्हें मिले नहीं लेकिन तुमने दिए तो सही, तो दिए, एक्सचेंज हुआ ना, मनी का एक्सचेंज हुआ, ओके। सो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ फार्मर, फार्मर की एक्टिविटी, क्योंकि वो जो क्रॉप ग्रो करेगा उसे बेचेगा एंड अर्न करेगा। आर्टिशंस, जो भी आर्टिशंस होंगे, जो भी आर्टिस्ट होंगे और आर्टिशंस होंगे, आर्टिशंस जो हाथ से हैंडीक्राफ्ट और वो बनाते हैं, दे आर द आर्टिशंस। और बिजनेसमैन, बिजनेसमैन भी भाई वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए तो बिजनेस कर रहा है पैसे अर्न करने के लिए, ओके। और टीचर, टीचर भी, ओके, क्यों? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, कुछ ना कुछ तो सैलरी स्कूल में और ट्यूशन में मिलेगी, फीस मिलेगी, ओके, क्योंकि उसको वो चीज़ आती है और उसके लिए वो थोड़ा तो चार्ज करेगा। एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये सब चीज़ किस में आ जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाती है, जहाँ पे पैसे की लेन देन हो, फ्री में ना, ओके। अगर कोई टीचर ऐसा है कि भाई सपोज मैं से हर सैटरडे हर संडे कहीं पे गांव में जाके ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ओके, उसके बदले में कुछ नहीं ले रहा हूँ, वो उन लोगों को नहीं आता है, मैं जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, आ जाता हूँ। वैसे ही अगर एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि भाई मुझे पैसे वैसे कुछ चाहिए नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही आया हूँ तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर गांव में जाके एवरी सैटरडे संडे फ्री में ट्रीटमेंट करते नहीं होते, फ्री चेकअप, ओके, तो भाई फ्री में चेकअप कर रहे हैं, फ्री में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट, ओके, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, जिसको हम चैरिटी वर्क भी बोल सकते हैं और सोशल वर्क भी बोल सकते हैं, ओके। So non-economic activities that are not aimed at obtaining income or reciprocate something indirectly are called non-economic activities। मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है and reciprocate something indirectly are called non-economic। मतलब डायरेक्टली भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है और इनडायरेक्ट वे में भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ओके। वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं से भी पैसा इन्वॉल्व है नहीं, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय द मदर, बाय मदर जो अपने बच्चे को नर्चर करती है, कि बचपन से उसे, मतलब उसका बर्थ हुआ, फिर उसको नहलाया धुलाया, कितना गंदगी की वो साफ किया, अपब्रिंगिंग की उसकी, उसको खाना खिलाया,
उसको अच्छे संस्कार दिए तो मम्मी बोलते हैं चलो भाई लाओ 1 महीना हो गया, लाओ 10,000 रुपये ऐसे ओके नहीं, कि वो तो एक रिलेशन है एंड बाई मदरहुड वो हमें देते हैं. इट इज़ नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहाँ पे पैसे इन्वॉल्व है नहीं. लाइक दैट एक्टिविटीज ऑफ सोशल सर्विसेज डन बाय सोशल वर्कर्स एक्सेट्रा. जैसे मैंने बात की कि सोशल वर्कर सोशल एक्टिविटी करते हैं. नहीं कोई होते हैं कि भाई टेम्पल में दान दे दिया, भाई भंडारा करवा देना, मतलब कौन आएगा, तो जो भी लोग खाना खाएंगे तो चैरिटी वर्क कर दी ना, मतलब उसका कुछ तुमने रिटर्न में लिया नहीं. हाँ भगवान देंगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे वर्ल्डली लाइफ में तुम कुछ मांग नहीं रहे. जैसे कि कई लोग होते हैं किसी की एजुकेशन के लिए फीस पे कर देते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो जो हमारी क्रीमेशन सेरेमनी होती है लास्ट में, उसके लिए भी कितना खर्चा होता है, तो लकड़ी दे दी, घी दे दिया, वो कफन और वो सब दे दिया, वो ऐसी सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. तो वो हो गई सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब वो प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे मेरे पास पैसे है और मैंने पैसे दे दिए, अब तुम बोलोगे कि भाई सर यहाँ तो आ गया एक्सचेंज ऑफ मनी, मैंने दे दिए बट रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही कॉमोडिटी ना ही सर्विसेज, बस दे दिए खत्म. समझ में आया? आ गया ना. चलो देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ओके इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं. सो वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन दिस सेक्शन. तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस मतलब सर्विसेज और बिजनेसेस हैं. ओके और एक्टिविटीज हैं. कौन कौन सी? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस. प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं. सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं. सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं. ओके चलो. This classification of economic activity are recognized as commercial structure. तो तुम्हें ऐसा बोले कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो भाई ये 3 है. तुम्हें ऐसा बोले कि कमर्शियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो वो भी ये 3 ही है. अंडरस्टूड? ओके चलो तो 1 by 1 देखते हैं. हाँ याद रखना इसको कमर्शियल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है. ओके 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है. ओके तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर से. जैसे हमने थोड़ी स्टार्टिंग में बात की थी, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कुछ भी हो सब कुछ किसमें आएगा? प्राइमरी में. ओके सब कुछ प्राइमरी में आएगा. फिशिंग एक्टिविटी, अब तुम बोलोगे सर फिश थोड़ी हम फार्मिंग करते हैं, वो भी आएगा क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर में. ओके से फिशिंग एक्टिविटी डाल ली. माइनिंग एक्टिविटीज. ओके नेचर के साथ रिलेटेड जो चीजें हैं उसको हम कहाँ डाल देते हैं? एग्रीकल्चर और से प्राइमरी सेक्टर के अंदर. नेचर के साथ जो रिलेटेड है उसमें. सो देखो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रेयरिंग, पशुपालन. ओके कैटल रेयरिंग और से कैटल ब्रीडिंग मतलब उसका तुमने उछेर किया. एंड फिशिंग भी अंदर आ गई. पोल्ट्री फार्म. ओके वो जो मुर्गी, यस ओके पोल्ट्री चिकन, तो वो पोल्ट्री फार्म भी उसमें आ गया. कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कि भाई जंगल है, जंगल में से अच्छी लकड़ियां लेके आओ, अच्छे फ्रूट्स लेके आओ, मेडिसिनल प्लांट्स लेके आओ, मेडिसिन लेके आओ, चंदन की लकड़ियां तोड़ के लेके आओ. ओके तो सब कुछ किसमें आ गया है? प्राइमरी में. माइनिंग भी इसमें आ गया है. माइनिंग ऑफ रॉ मेटल, भाई जंगल में से एक जगह पे से बहुत ही अच्छा मटेरियल निकल रहा है जिसमें से जिसको थोड़ा बहुत करो तो वो से गोल्ड जैसा दिखता है, सिल्वर जैसा दिखता है, एल्यूमिनियम निकल रहा है, कॉपर निकल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे निकल रहा है. तो ये भी किसमें आ गया? प्राइमरी में. आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर सेक्शन. याद रह जाएगा. एग्रीकल्चर रिलेटेड सब कुछ, कैटल रेयरिंग, कैटल ब्रीडिंग. ओके देन फिशिंग भी उसमें आ गया, माइनिंग भी उसमें आ गया, सब कुछ उसमें ही आ गया. अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर.
नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्री, वो तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी में, कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसका डोमिनेंस होता है। ओके, जैसे हमने बोला था 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर इन एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, 60%। नेशनल इनकम का 26% कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये देखा ना हमने आज, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि डेवलपिंग में यही चीज होती है। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम, वही चीज जो हमने नंबर में बता दी थी कि भाई एम्प्लॉयमेंट में ले लो 60% और नेशनल इनकम में ले लो 26% होता है। However, as there is a rise in economic development significance, ये सेंटेंस है, as there is a rise in economic development, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए significance of primary sector decreases in comparison to the secondary and service sector। तो मतलब जैसे जैसे हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में जा रहे हैं, डेवलपिंग तो है ही हम, लेकिन डेवलप में हमेशा थोड़ी डेवलपिंग रहना है भाई, डेवलप्ड भी तो बनना है हमें। तो डेवलपिंग का फर्स्ट स्टेज क्या है, प्राइमरी पे तुम डिपेंडेंस हो। डेवलपिंग का सेकंड स्टेज क्या है, तुम ज्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंडेंट हो। और डेवलपिंग का थर्ड स्टेज क्या है, तुम बहुत ज्यादा टर्शरी सेक्टर पे भी डिपेंडेंट हो, टर्शरी सर्विस सेक्टर। ओके, उसके बाद यू आर डेवलप। समझ में आया? तो टर्शरी सेक्टर मतलब सेवाएं, सर्विस सेक्टर। ओके, तो मैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड की, ओ भाई बुलेट ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, एकदम फास्ट ट्रेन है, मैगलेव ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये ट्रांसपोर्टेशन फ्लाइट, ओ भाई तुम्हें जहां से जहां जाना हो, अरे भाई बड़ौदा से सूरत भी मिलेगा, भरूच भी है, फ्लाइट एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट है, जाओ तुम जहां जाना हो वहां। तो ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो गया। रोड, अरे भाई एकदम चकाचक रोड है, कहीं पे कुछ गड्ढे वड्ढे नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा ही है। रोड्स फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन रोड्स में ही आ गया, मतलब हाँ रोड्स ट्रांसपोर्टेशन में ही आ गया। ओके, बैंकिंग फैसिलिटी, कहीं पे भी अरे तुम बाहर जाओ, गली के बाहर ही एटीएम है, कौन सी बैंक का, सारे ही बैंक हैं। ओके, कितनी बैंक की, मतलब एक ही जगह पे बैंक की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज है। ओके, बहुत सारे बैंक भी बहुत ज़्यादा है। पोस्ट ऑफिस भाई बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है। तो रेलवेज भाई तुम्हारे सब जगह का स्टेशन है। ओके, भरूच का है, अंकलेश्वर का है, बीच में कुछ आ जाए उसका भी है, लाइक दैट। इसमें तो कुछ नहीं आएगा, रिवर ही आएगी। ओके, बट मैं कहने का मीनिंग क्या है कि बहुत ज्यादा सेवाएं हैं। सेवाएं मतलब बैंकिंग एक टाइप की सेवा है, रेलवे एक टाइप की सेवा है, ट्रांसपोर्टेशन एक टाइप की सेवा है, एंटरटेनमेंट। ओके, ये मल्टीप्लेक्स पे मल्टीप्लेक्स, एक ही सिटी में 10 मल्टीप्लेक्स बन गए, तो वो क्या है, एंटरटेनमेंट एक टाइप की सेवा ही है ना भाई। तुम्हारा मूड खराब है और तुम गए और मूवी देखी, मूड अच्छा हो गया, तो एक टाइप की सेवा है ये। गार्डन्स बना दिए, ओके, वो भी वन टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट में ही अंदर आ जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब किस में आएगा, प्राइमरी में तो आएगा ही आएगा। प्राइमरी में कैसे आएगा, टर्शरी में आएगा। सेवाएं है ना, मैं बोल रहा हूं ना, ये सारी ही सेवाएं है प्राइमरी। ओके, मैं भी मतलब मैं पूछ रहा था तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ बोल दिया प्राइमरी। ये सारी सेवाएं है टर्शरी, तो वो किस में आएगा, थर्ड सर्विस सेक्टर में आएगा। जब सर्विस सेक्टर बहुत अच्छी हो जाए, फैसिलिटीज सारी बहुत अच्छी हो जाए, ये फोन पे ऑर्डर कर रहा है खाना, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ये वो, इंटरनेट इतना फास्ट चल रहा है, ये वो। अमेरिका में देखो क्यों लोग इतना ज़्यादा, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह जाते हैं, ब्रिटेन क्यों जाते हैं, फैसिलिटीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी है, सारी ही फैसिलिटीज़। यहाँ पे सपोज तुम्हारा अभी, हमारा अभी 5G आया भी नहीं है, वहाँ पे 5G एंड होने है, 6G आने वाला है। ओके, यहाँ पे हम सपोज 20 Mbps यूज़ कर रहे हैं, वो लोग 20 Gbps यूज़ कर रहे होंगे क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम भाई, तुम कितनी भी ऑडी ले आओ, कोई भी ले आओ गाड़ी, तुम एक स्पीड के ऊपर नहीं जा सकते रोड पे, इतना ट्रैफिक होगा। ओके, वहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे तुमने पर्टिकुलर रेंज है, यहाँ स्कूल है, वहाँ से 20 से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, तो तुम जाओगे 40 पे, कुछ नहीं, वहाँ पे गए तो चालान कटेगा, तुम घर पे पहुँचो उससे पहले चालान घर पे आ जाएगा कि भाई पे कर देना।
ओके उससे पहले आ जाएगा, तुम घर पे बाद में पहुंचोगे, पहले आ जाएगा कि तुम जब आ रहे थे ना रास्ते पे तो तुमने यहाँ पे ओवर स्पीडिंग की है, लाइक दैट। ये सर्विसेज है, टैक्स इतना पे करना पड़ेगा। फैसिलिटीज, फुल फैसिलिटीज देंगे। ओके सो डेवलप्ड में फैसिलिटीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है कि लोग वहाँ फैसिलिटीज के लिए काम करते हैं। खेत में कम लोग काम करते हैं, बैंक में ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं, सेवाएं देने के लिए ज़्यादा काम होता है। समझ में आया? ये कैरेक्टरिस्टिक समझनी होगी हमें। तो प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे डोमिनेंस करेगा वो तो डेवलपिंग ही रहेगा। तो हो क्या रहा है कि प्राइमरी सेक्टर का डिपेंडेंस अभी हमारा कम हो रहा है, क्योंकि हम डेवलपमेंट में ग्रो कर रहे हैं तो हमारा कम हो रहा है। तो ज्यादा क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस और टर्शरी सेक्टर हमारा बढ़ रहा है। दैट इज गुड साइन, वो अच्छी साइन है। वही चीज यहाँ पे बताइए, इन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस। अंडरस्टूड? श्योर? तो ये था पूरा प्राइमरी सेक्टर। देन सेकेंडरी सेक्टर, हाँ यहाँ तक का हो जाएगा। चलो सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर बताया ना मैंने। तो इंडस्ट्रीज, तो भाई प्राइमरी होगी तभी इंडस्ट्री होगी। एल्यूमिनियम ओर नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो तुम एल्यूमिनियम की खिड़की कैसे बनाओगे, प्लेन कैसे बनाओगे? ओके गेहूं नहीं होगा तो बिस्किट कैसे बनाओगे, मिल्क ही नहीं होगा तो पनीर कैसे बनाओगे? समझ में आ रहा है? ओके तो वो तो नेसेसरी है ही, मतलब ऐसा नहीं कि टर्सरी सर्विस सेक्टर तो प्राइमरी बंद ही कर दो भाई, नहीं करनी खेती वेती, हम डायरेक्टली वो भाई क्या नहीं करनी खेती वेती वो तो चाहिए ही नहीं, तो खाना ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो वो तो बेसिक है, प्राइमरी तो बेसिक है, वो तो होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंस कम होना चाहिए। डिपेंडेंस मतलब अगर वहां पे कुछ आगे पीछे हुआ, कुछ भी एनी सेंस, ओके तो हम इतनी ज्यादा इफेक्टेड ना हो जाए। समझ में आया? ओके सो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। इन शॉर्ट, कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री वही है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। दिस सेक्शन इज ऑल्सो एक्नॉलेज्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे हमने बात की, which includes production for small pin to gigantic machines। gigantic भी प्रोनाउंस करते हैं और कई लोग gigantic भी प्रोनाउंस करते हैं। ओके सो क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन होता है एक सुई का, एक पिन का, एक जैसे खिली बोलते हैं या सुई बोलो, एक पिन से लेकर के जाइंट एरोप्लेन तक बनता कहाँ पे है? इंडस्ट्री में। एरोप्लेन हम खेत में तो नहीं ग्रो करते, या पिन भी खेत में नहीं ग्रो करते, या उसकी सर्विसेज भी नहीं मिलती कि ओ भाई एक पिन दे देना, एक एरोप्लेन दे देना। ओके तो ना वो सर्विसेज में आएगा ना ही प्राइमरी में आएगा, वो आएगा कहाँ पर? सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके चलो देन सर्विस सेक्टर छोटा सा, तो भाई सब टाइप की सर्विसेज होगी उसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। इसमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आती है। सर्विसेज लाइक ट्रेड करना हो, बिजनेस करना हो, तुम्हें व्यापार, तुमने दुकान डाल दी, अब सब लोग आ रहे हैं तुम्हें पैसे देंगे और मटेरियल ले जाएंगे, कमोडिटीज ले जाएंगे, तो तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, कुछ चीज़ बेच रहे हो, तुम नहीं बेचते तो उनको दूर जाना पड़ता है, या फिर पता नहीं तुम उनको मिलता भी या नहीं मिलता, तो तुम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई तुम्हारे सोसाइटी में पानी नहीं मिल रहा है अच्छा पीने वाला, लो मैं रोज सुबह टेम्पा लेके आऊँगा और पानी दे के जाऊँगा टेम्पा लेके। ओके चलो तो ट्रेड, कोई भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी टाइप का, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, शेयर मार्केट कर रहे हैं या फिर वो क्रिप्टो करेंसी में डाल रहे हैं, बैंक में डाल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, लोकल या इंटरनेशनल, कुछ भी। कम्युनिकेशन ओके ये हमारा जो टेलीफोन सर्विसेज ऑपरेटर होता है ना, टेलीफोन ऑपरेटर कम्युनिकेशन वो प्रोवाइड करते हैं। वो टावर बंद हो जाए तो नहीं बोलते वो भाई जाम हो गया, कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, बात कैसे करेंगे ये वो, तो जानबूझ के वो जानबूझ के भी गवर्नमेंट कभी कभी बंद कर देती है। क्यों? अल्लाह जब वो रायोट्स और राइट्स ओके जो होते हैं ना, हुड़दंग मच जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, ओके सो जब राइट्स होते हैं तब गवर्नमेंट बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहिए नहीं तो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं, इसलिए।
सो कम्युनिकेशंस, एयरवेज, ओके, फ्लाइट्स, वाटरवेज, घोघा टू भावनगर, दहेज टू भावनगर है ना वाटरवेज, क्या रो फेरी, तो वो वाटरवेज है भाई, वाटर से जा रहे हो तुम एक जगह से दूसरी जगह से, घूम के जाओगे तो 6-7 घंटे हो जाएंगे, यहाँ से जाओगे तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे, लाइक दैट। एजुकेशन, एजुकेशन एक सर्विस है भाई, ओके, एजुकेशन सर्विस सेक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सर्विस, एजुकेशन एक नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है ना, एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे ऐसे खाने पीने की और कोई चीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देखो हमने बोला टीचर एंड ऑल सब कोई आते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, तो ये सारी की सारी प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस सेक्टर सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे तो आएंगे ही, लेकिन उसमें भी कौन सी है? सर्विस सेक्टर, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना हम, ओके। फिर ऐसा मत बोलना सर टीचर तो कुछ मतलब स्टूडेंट को बनाते हैं, उनका जीवन बनाते हैं, तो वो तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा नहीं, वो इंडस्ट्री नहीं है कोई, ओके। तो जीवन बनाते हैं बात सही है, बट लॉजिकली एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। हाँ, हेल्थ, हेल्थ भी उसमें आएगा, हेल्थ इन द सेंस हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, मेडिकल शॉप्स, वो सब किस में आएगा? सर्विस में। बैंकिंग भी उसी में आएगा, इंश्योरेंस भी उसी में आएगा, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट, टूरिज्म इंडस्ट्री भी उसी में आएगी कि भाई हमारा माइंड फ्रेश हो जाए, घूमने चले गए। टूरिज्म इंडस्ट्री में लोग कितने कितने पैकेजेस होते हैं कि भाई ये पैकेज है, खाना पीना रहना, तुम्हें गाइड भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये वो, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना भाई वो लोग, ओके। सो दैट ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। This is about the 3 sectors or say structure of Indian economy or say commercial structure of Indian economy, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector. तो हमने जो features of Indian economy है वो complete किया, primary sector, secondary sector and service sector भी complete किया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो है factors of production, कि जो प्रोडक्शन है उसके फैक्टर्स क्या हैं, तो उसमें हमें 4 फैक्टर्स पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंगली से लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और फिर ये जो है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, ओके, उसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें देखना है। एंड देन मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को एलोकेशन कैसे करें, फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम हमें देखना है, बेनिफिट्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, लिमिटेशंस भी है उसकी मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम की, एंड देन फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, देखो मार्केट मैकेनिज्म भी है, सोशल सिस्टम भी है, उसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस देखने हैं, ये रहे बेनिफिट्स लिमिटेशंस, ओके। मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, एंड विद दैट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, ओके। तो डिफरेंट सिस्टम, अभी तो हमें फैक्टर्स देखने हैं, फैक्टर्स के बाद वो जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स देखने हैं वो देख लिए, फैक्टर्स मतलब क्या क्या चीज़ इफेक्ट करती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई लेबर भी एक फैक्टर है, पैसे भी एक फैक्टर है, तो किसको कितने लोग एलोकेट करें, किसको कितनी ज़मीन एलोकेट करें, किसको कितने पैसे एलोकेट करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी मतलब जो प्रोडक्शन और जो हमारे फैक्टर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स वो कैसे करें। फिर देन 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हमें देखनी है, उसकी वो तीनों सिस्टम की बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस देखने हैं। With that our chapter will be completed. Understood? पक्का समझ में आ गया? Sure? ठीक है, तो इतना रखते हैं।